ओके जी सर, ऑडिटर का अपॉइंट होना, उसकी कंसेंट, इंगेजमेंट एग्रीमेंट, इन सब का काइंडली आप शॉर्टली पैटर्न ब्रीफ कर दें। अच्छा भाई वापस बता देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो पहले तो उसकी रिकमेंडेशन कौन देता है, किसको देते हैं? अच्छा, शेयर होल्डर चाहे तो किसी भी बंदे को उठा के ये बोल सकते हैं कि तू मेरा ऑडिटर। उसके लिए क्या चाहिए? कंसेंट। किसकी कंसेंट चाहिए? ऑडिटर की। अच्छा, ऑडिटर जो है अपनी कंसेंट देगा पर उससे पहले कुछ चीजें मेक श्योर करेगा। अच्छा, वो चीजें क्या है मेक श्योर करने के लिए? क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अच्छा, वो ये सारी चीजें देखता है कि भाई क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंस के पैरामीटर पे उतरता है तो वो जाके अपनी रजामंदी देता है। ये हो गई कंसेंट। अच्छा, कंसेंट के बाद क्या काम शुरू हो जाता है या एंगेजमेंट लेटर साइन होता है? एग्रीमेंट साइन होता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी। अच्छा, डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? अच्छा, तो अगर मुझे किसी से इंक्वायरी करनी होगी वो भी मैनेजमेंट अलाउ करेगी, तो उस पर कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैनेजमेंट शुरू में ही तुम्हें कहते जाओ ये मैं नहीं करती, फिर तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज ही पता है कि ऑडिट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बात समझ आती है? अच्छा भाई, शहीद भाई क्लियर है जानी? ये थी एक समरी जो हमने की हुई थी। अच्छा, फिर हमने कहानियों से कहानियां निकाल के ये सीखा था। आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। क्या कोई भी ऑडिटर एंगेजमेंट एग्रीमेंट करके क्या फॉरेन ऑडिट करने पहुंच जाता है, या उसने रिस्क देखना है? अच्छा देखो, मैंने आपको फिर इतनी ब्रीफ सी एग्जांपल दी थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप समझे बगैर जाएंगे, यानी अब ऐसे ही ऑडिट करने चले गए तो आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दी थी कोरियर सर्विस की। मैंने आपको कहा था टीसीएस का वो बंदी ऑडिट कर रही थी, उन्होंने ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि हाँ वहां पे एक फ्यूल एक्सपेंस आता है, बट वो फ्यूल एक्सपेंस उसकी नजर में टारगेटेडली ज्यादा होना चाहिए था, जबकि क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेके जाती, प्लीज सुनना, अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेके जाती एनवायरनमेंट की, तो उसको समझ आता है कि एनवायरनमेंट में एक चीज है जो इस इदारे को इफेक्ट कर रही है, जो कि है फ्यूल प्राइसेस। अगर वो ये देख के जाती तो उसके दिमाग में बैकएंड में चीज होती कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होनी चाहिए, और मैनेजमेंट ने क्या की हुई होगी? डिक्रीज। तो देयर वाज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंसेस। पहले बताओ बात समझ आती है? फिर हमने कहानी से कहानी निकाली थी और हमने ये सीखा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी बैंकिंग की। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर मैं किसी बैंक का ऑडिट करता था, और मैंने आपको दी थी माइक्रो फाइनेंस की एग्जांपल, याद है? अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या कर रहा था, ऑपरेशंस क्या थे कि वो इंडिविजुअल्स को लोन देता है, किराने वाले को, मैकेनिक को, ऐसे छोटे छोटे लोगों को लोन्स दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे पता लगा कि एक XYZ एरिया में सैलाब आ गया, फ्लड्स आ गए, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जिन लोगों को उधार दिया गया होगा, क्या वो सही होगा या बैड हो गया होगा? तो आपका रिस्क है क्या, किस चीज का? कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवल्स का और अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स का। अच्छा, क्या ये बात आप ऐसे ही कह रहे हैं या किसी वजह की वजह से? अच्छा, ये जो वजह है ना, उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैं आपको ना जरा और प्रैक्टिकलिटी की दुनिया में एंटर कराता हूं। रिस्क फैक्टर पेपर में, तुम्हारे पेपर के अंदर होगा, सवाल में छुपा हुआ होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इदारे के अंदर, एनवायरनमेंट में छुपा हुआ होता है। वापस प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो तो वही रिस्क फैक्टर उस कंपनी में मौजूद होते हैं और एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं जो उस कंपनी को हिट कर रहे होते हैं। पेपर में यही चीज सवाल में मौजूद होगी, तुम्हें ढूंढनी है। बात समझ आती है? मैंने उसको लिंक करके रखा ताकि आपको समझ आ जाए बात। तो हमने क्या किया था, हमने जब देखा भाई इदारे के ऑपरेशन से लोन प्रोवाइड करना, समझ आती है बात? क्या प्रोवाइड करना? और मुझे पता लगा XYZ एरिया में एनवायरनमेंट से न्यूज आई कि वो एरिया में फ्लड्स आ चुके हैं। तो आपको ये बात तो पता है ना, टारगेटेडली उस एरिया में इन्होंने अगर प्रोविजन बुक नहीं किया हुआ तो मुझे करवाना है। मेरा रिस्क क्या है कि प्रोविजन बुक हुआ हुआ, तो देयर वाज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। हमने इस तरीके से सीखा था, याद आता है? फिर एक और बात, मुझे आप एक बात बताएं,
आप किसी इदारे में, प्लीज मुझे बताना, रिवीजन चल रहा है लाइबा, आप किसी इदारे का ऑडिट करने जाएं और आपको पता लगे कि उस इदारे के इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, और कॉम्पिटिटर आना इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। अब इसको यूं देखो, कंपटीशन आ गया पर आपने देखा इसकी सेल्स जो है 200% से इंक्रीज हो गई है, 50% से इंक्रीज हो गई है, क्या अब ये आपके लिए रिस्क बन गया? अच्छा, कंपटीशन आ गया और आपकी रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया, क्या ये रिस्क है? वो बात और ये बात आपस में मैच होते हुए दिख रही है कि भाई कंपटीशन आया तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, तो कम हो रहा है, तो क्या रिस्क है या अब नहीं है? अब नहीं है। बात समझ आती है? तो हमने कहा कंपटीशन आया, समझिएगा, कंपटीशन आया, सेल्स ऊपर जा रही है, दिस इज अ रिस्क। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट का, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। तो आपने ऐसे फैक्टर्स को देखना होता है। चले आए, देखा अब मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे, इस पूरी बातों बातों में रिवाइज करा दिया। अब तक हमने क्या कवर किया? कोरियर सर्विस एंड हाइक इन, अच्छा कोरियर सर्विस क्या है? ऑपरेशंस। हाइक इन फ्यूल प्राइस क्या है? एनवायरमेंट। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक गिविंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स क्या है? ऑपरेशंस। रूरल एरियाज में फ्लड आ गया, एनवायरमेंट से पता लगा। देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट, एनवायरमेंट से पता लगा। एंड सेल्स हैव बीन इंक्रीज, इदारे से पता लगा। बात क्लियर है? ये कुछ बातें हमने सीखी हैं आज तक जो हमने आगे लेके चलनी है। कोई सवाल करें फिर से ताकि हम रिस्क निकाल सके। जानी सवाल तो बहुत हैं। अच्छा, मैंने आपको कितने 3 दिए थे ना, तो आई थिंक तीनों आप लोगों ने करके भी भेजे थे, तो सवाल तो बहुत है। जानी हम ऑडिट किस तरह लेकर चल रहे हैं, लाइक फ्रॉम विच चैप्टर? अच्छा, नायला पूछे सर हम ऑडिट किस तरह लेके चल रहे हैं। भाई हमने आपको क्या पहली और दूसरी क्लास में ऑडिट का कोई चैप्टर शुरू कराया था, या ऑडिट की दुनिया में घूमे थे? पहले हम सिर्फ ये समझे थे कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट करवाया क्यों जाता है, फिर हमने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर समझे और पहला चैप्टर शुरू किया है। पहले चैप्टर में हमने ये शुरू किया कि क्या आपने ऑडिट अंधों की तरह शुरू करना है या पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा पहला चैप्टर ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क है। और मैंने आपको ये कहा था कि आई विल मेक यू फील लाइक दैट यू आर सिटिंग इन ईवाई। मैंने आपको वैसे ऑडिट सिखाना है जैसे एक्चुअल में ऑडिट होता है। कि मैंने आपको बताया ना कि मैं ऐसे थोड़ी ना ऑडिट करता हूँ, मैं तो टीम को लेके बैठता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है, सबको अवेयर करता हूँ। क्या आप ये सोच के जाएं यहाँ पे ये मसला होगा, ताकि देखो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना कि अगर मैंने माइक्रो फाइनेंस की आपको एग्जाम्पल दी थी तो याद करें मैंने आपको ये कहा था कि मैंने बच्चों को कहा था देखो इस एरिया में प्रोविजन होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा मुझे पता है फ्लड जाए, तो आप इनको बोलें कि इन एरियाज में जो आपने लोन दिए हुए हैं आप उनकी जरा रिकवरी बताएं, आप उनकी। अच्छा, जब मैंने रिकवरी पूछी तो रिकवरी आ नहीं रही थी, रिकवरी आ, अच्छा क्यों नहीं आ रही थी रिकवरी? क्योंकि फ्लड्स आए थे। अच्छा, क्या मैंने बेवकूफों की तरह सारे लोन चेक किए या टारगेटेडली जगह पे पहुंचा? टारगेटेडली जगह पे पहुंचा। अच्छा, टारगेटेडली जगह पे पहुंचने के लिए आपको रिस्क को असेस सही करना है। वापस से, टारगेटेडली जगह पे पहुंचने के लिए आपको रिस्क असेस सही से करना है। तो जब मैंने रिस्क असेसमेंट सही की, मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल सही की, तो मैं जगह पे पहुंचा, मैंने बोला भाई यहां मसला है और मैंने प्रोविजन बुक कराया। तो क्या मैंने बेवकूफ़ी की तरह सारी चीजें चेक की या टारगेटेड पहुंच गया? जहां मसला है वहां पहुंचो। क्या बाकी चीजें चेक नहीं होंगी? होंगी, पर वहां पे रिस्क कम होगा। तो हमें पहले कहां फोकस करना है? जहां पे रिस्क। तो रिस्क देखने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंटिटी की, और वो मेरा काम है, मैंने आपके दिमाग में फिक्स करनी है। अभी तक तो मैंने बिल्कुल मासूम सी 3 चीजें फिक्स की हैं। मैंने आपको बताया ना हजारों एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से कुछ बातें हुई हैं। अभी क्लैरिटी है? चलें जी, यहां पे आईकैप टेस्टिंग भी ऐसे ही कर रहा है। नहीं जानी, हम ऐसे ही अपने हिसाब से सीख रहे हैं। आईकैप जानी ऐसे ही कर रहा है ना, इससे नीचे ही करेगा वो। आंसर व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, लाइक हाउ मेनी चैप्टर्स फॉर रिकॉर्डिंग? मैंने आपको बताया एक भी चैप्टर फॉर रिकॉर्डिंग नहीं है। इफ यू वांट आई कैन गिव, बट आई थिंक यू डोंट वांट। सही है? अच्छा जी, ये हो गया। भैयान बात समझ आ रही है आपको ऑनलाइन वालों? सही जी। भाई रिकॉर्डिंग पे तो हमने मना किया है ना, लाइव ये तो पहली क्लास में बात हो चुकी है। लाइव ही, बिल्कुल लाइव ही लेना पड़ेगा। देखें मैं बता दूं, ऑडिट के अंदर नैमुल बदल नहीं है लाइव और इसका। आप ड्राफ्टिंग करें यहाँ पे सामने, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पीछे जितने भी कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स आए वो बच्चे करते ही ये थे लाइव चेकिंग।
उनको अच्छा उन्होंने फिर एक और बात भी कही, मैं तुम्हें अमेजिंग बात बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि सर हमने जो है ना घर पे जाके बुक को रीड ही नहीं किया था। दैट डजंट मीन कि मैं अलाउ कर रहा हूँ तुम्हें बुक ना रीड करने को, वो एक्सट्रीम चीज़ें थे बच्चे, सीधी सी बात है। उसने बोला सर एग्जाम्पल आपके दिमाग में घूम रही थी, सवाल आया, अब मैं तुम्हें पहले चलो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछ रही थी कि सर सवाल क्या ऐसे ही आते हैं, सवाल देगा आपको, वो बोलेगा ऊपर वाली सिचुएशन देखो, जैसे मैंने आपको दिए थे MCQs में, वो बोलेगा उस सिचुएशन में देखो तुम्हें क्या क्या रिस्क नजर आते हैं। मैंने क्लास की आज की मेरे बच्चों शुरुआत ही ऐसे की है, इदारे में जब जाते हो ना तो कंपनी में और एनवायरनमेंट में रिस्क छुपे हुए होते हैं, तो आप ऑपरेशन समझते हो कि इदारा करता है क्या है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है। चलो मैं तुमसे एक और चीज़ पूछता हूँ, सुनना। तुम्हें पता लगे कि टैक्स रेट चेंज हो गया है, तुम खुद बताओगे, मैं तुम्हें सोचने का सलीका दिया है सिर्फ, टैक्स रेट क्या हुआ है, चेंज हो गया है। एक स्पेसिफिक सेक्टर है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, सुनना ऑनलाइन वालों पहले जवाब देना आप लोगों ने, इंग्लिश आती है नहीं आती है वो सेकेंडरी बात है ना, वो मैं खुद सीधी कर दूंगा, इतना जलील करूंगा चेक करके कि तुम्हारी सोच है, खुद ही सही हो जाओगे, वो बात की बात है। वो ज़लालत का मकाम आने तो दो, पहले सिखाऊंगा फिर बोलूंगा कि लिख के बताओ। इंग्लिश मैटर नहीं करती, आइडिया मैटर करता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, 300 बच्चे लाइव सेशन में चेक करवाते थे, सबकी अंग्रेजी अलग होती थी पर आइडिया क्या होता था, एक होता। आइडिया एक होना चाहिए, लिखने का तरीका अलग हो, आइडिया एक होना चाहिए, वो मैं लाऊंगा सबको एक ही पेज पे। सिर्फ आप एक बात सुने, सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई एक इदारा है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स रेट चेंज हो गया। तुम्हें कहाँ से पता लगा, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में जो लॉज एंड रेगुलेशन है जो किस पे अप्लाई हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पे, किसी और पे नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का मैं ऑडिट नहीं कर रहा, मैं फार्मा का कर रहा हूँ। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके लॉ में चेंज हुआ जो इसको इफेक्ट कर रहा है, इसके लॉ में चेंज हुआ जो इसको इफेक्ट कर रहा है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, बीइंग एन ऑडिटर आपको पता लगा इसका टैक्स रेट 4% से ऊपर गया है, क्या रिस्क है आपका, ये तो होना चाहिए ना, रिस्क क्या है, ना हुआ हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस। अगेन क्या तुम नजूमी हो, तुम्हें ये शक हुआ, या तुमने पहले ऑपरेशन समझे और देखा इस पे कवानीन क्या लगते हैं, जब उसके कवानीन की अंडरस्टैंडिंग ली तो तुम्हें समझ आया बात कि यार ये तो इसके ऊपर जो रेट लगना। अब मुझे बताओ, तुम इतने लैक ऑफ नॉलेज होते कि तुम्हें पता ही नहीं लगता, तो तुमसे तो वो ऑडिट भी करवा लेता, वो तुम्हें बोलता ये वाला रेट है, तुम बोलते ओके है, पर तुम्हारे दिमाग में, अच्छा वो तुम्हें पता है क्या करता है, वो होता क्या है, मैं हिस्टोरिकली तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बात है मेरा 2015 से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस है ऑडिट का। होता है क्या है, क्लाइंट तुम क्लाइंट को बोलते मुझे बताओ ये रेट कहाँ से आया, वो तुम्हें पुराना वाला लॉ दिखा देता। क्या दिखाता, नहीं दिखा सकता, वो पुरानी वाली किताब निकालता, पुराना वाला लॉ दिखाता, तुम बोलते हाँ यार ये तो मैच हो गया, पर तुम बेवकूफ बन जाते क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। किसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एनवायरनमेंट की। तुम्हें अपडेटेड रहना है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑडिट शुरू करता हूं ना ईवाई में, उस इंडस्ट्री के ऊपर पूरे साल में जो अपडेट्स आई है ना, SECP की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से सारे कानून कवानीन निकालता हूं और एक एक रीड करता हूं, उसकी समरी बनाता हूं और सबको भेजता हूं, बोलता हूं पढ़ो उसको, ताकि तुम्हें समझ आए कि इसके ऊपर टैक्सेस कौन से लग रहे हैं, कानून कौन सा लग रहा है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ इट गोस। आपको समझ होनी चाहिए। पर अगेन सर हमने तो ऑडिट किया ही नहीं है, मैंने आपको यही कहा है ना कि भाई वो प्रैक्टिकल पूछते हैं, थ्योरेटिकल पूछते ही नहीं है। अब मुझे कल से, परसों से, वीकेंड्स पे सवालात आने के, थ्योरी क्या याद करें, थ्योरी क्या याद करें। मैंने आपको क्या बोला है, थ्योरी नहीं है। हाँ मैक्सिमम आपने अंग्रेजी के अल्फाज मेमोराइज करने होंगे अगर अंग्रेजी वीक है। लिखना मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में। पहले बताओ बात समझ आती है? इतना क्लियर कर रहा हूं मैं। आपने रट्टा नहीं लगाना। देखो रट्टा लगाओगे पेपर फेल हो जाएगा। वो रट्टाफिकेशन पूछ ही नहीं रहा, वो बोलेगा ये सिनेरियो है, समझो तुम इस कंपनी के ऑडिटर हो। अब बताओ तुम्हें नॉलेज दे दी मैंने। अच्छा वो क्या करता है पता है सवाल में, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें नॉलेज होगी, वो तुम्हें नॉलेज देगा, सवाल में लिख के देगा। जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि ये रेट है, ये रेट है, ये चीजें हो रही हैं, ये चेंज हो रहे हैं। बट तुम मुझे बताओगे कि इस सिचुएशन में जब नॉलेज दे दे तो तुम्हें क्या क्या रिस्क नजर आते हैं। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है। इस तरीके के सवाल आते हैं। पर अगेन वो प्रैक्टिस से सही होगा, क्योंकि तुम लोगों ने कभी ऑडिट किया
नहीं है, तो वो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज से सिखाऊंगा तुम्हें। क्लैरिटी है? देखो तुम अभी बुक खोल के देखोगे ना, अभी मैं तुम्हें रीड भी कराऊंगा। मैंने क्या बोला तुम्हें, मैं इस बेवकूफ़ी पे नहीं जाऊंगा कि पहले मैं बुक रीड कराऊं थ्योरी और फिर हम प्रैक्टिकल करें। नहीं, पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल, और फिर मैं बोलूंगा देखो हमने इसको ऐसे कवर किया है। तुम अभी बुक खोल के भी देख लोगे ना, बुक में लिखा हुआ है कि शुरू कहाँ से होती है, ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये लिखा हुआ है। पेपर में ये पूछ रहा है वो, या वो सिनेरियो दे रहा है, बोल रहा है बताओ इसमें रिस्क क्या है। अच्छा फिर नीचे, अब तुम्हारे लिए फोकस होके बता रहा हूं, कभी कोई बच्चा रीड भी करना चाहे, मुझसे पहले रीड करना चाहे तो वो बेवकूफ है, उसको समझ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं मैं खुद रीड कराऊंगा, फिर लिंक कराऊंगा कि ये कवर हो गया। अच्छा फिर उसमें नीचे लिखा हुआ है क्या क्या समझना है एंटिटी में। उसने बोला ऑपरेशंस को समझना है, हमने नहीं समझा। उसने बोला एनवायरनमेंट को समझना है, मैंने बोला एनवायरनमेंट में क्या क्या समझूं, प्लीज सुनना। उसने बोला एनवायरनमेंट में क्या क्या समझूं, उसने बोला भाई एनवायरनमेंट में आप समझें लॉज एंड रेगुलेशन, अभी एग्जांपल दी। एनवायरनमेंट में आप समझें साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी, इसकी बात की थी मैंने। क्या बात थी, स्वेटर कंपनी गर्मी में सेल डबल हो गई, तो वो ये कह रहा है ये समझो तुम्हें रिस्क पता लगेंगे। भाई मैंने उसको प्रैक्टिकली बता दिया। जब ये सारे एक्सपेक्ट्स कवर कर लूंगा ना, तब जाके बोलूंगा देखो ये लिखे हुए। पर क्या तुम्हें वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट आएगा या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल समझो, मैं वहां से मैप खुद करा दूंगा, ये मेरा काम है। क्लियर है? तो हम टारगेटेड चल रहे हैं पेपर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, ना कि बुकिश के हिसाब से। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं बुक करता, तुम बोर हो जाते, बोलते यार क्या है भाई पेपर तो उससे आना ही नहीं है। क्लैरिटी है भाई? अब ये अल्लाह की कसम खा के कहो ये सवाल नहीं आएगा आज के बाद कि थ्योरी कितनी है वो कितनी है, वो मैं बता दूंगा, मैंने खुद मैप कराना है। सही है भाई? प्लीज बता दो, अल्लाह की कसम है तुम्हें सबको। सही है जी? चलें ओके, आगे अब फोकस करते हैं। अच्छा सो फार हमने कितनी चीजें कवर की? 3, और मैंने कुछ क्विजेस दिए, उसमें आप लोगों ने मुझे टिक करके बता दिया ये रिस्क है, और मैंने मेजॉरिटी बच्चों का देखा कि आंसर बिल्कुल सही था। आपको रिस्क पिक करना आ गया। अब एक एक करके चीज ऐड करते हैं उसके अंदर। चलें अब बिफोर वी गो फर्दर, यहाँ पे एक और सवाल आया है, ये भी देख लेते हैं। वकास जावेद कह रहे हैं सीनियर्स कहते हैं कि कुछ प्योर रट्टा भी आता है, उनका पास हो गया है? वकास भाई नहीं हुआ ना, तो बस अल्लाह करे हो जाए यार, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, पर उनसे सीनियर तो मैं हूं ना यार, उनसे सीनियर तो मैं हूं ना। देखो प्योर रट्टा का मतलब है आप जिस चीज को रट्टा कह रहे हैं वो रट्टा हो सकता है ना हो। एग्जाम्पल सुनिएगा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि कॉम्पिटिटर आ गया और आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, एक बच्चा इसको रट्टा कह सकता है मैं याद कर रहा हूं, जबकि ये नॉलेज है, लॉजिक है कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ अब वो इसको रट्टा समझे। भाई होते हैं ना बच्चे, लिखे हुए एक पेज पे ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। सही है भाई, वो उसके लिए रट्टा है, तुम्हारे लिए क्या है, नॉलेज है, फर्क है। मैं हो सकता है मैं किसी चीज को रट्टा कहता हूं, अच्छा मेरे लिए ये भी रट्टा नहीं होता कि बातें याद करनी है। मैं बातें याद करने को रट्टा नहीं कहता, बातें याद करने को मेमोराइजेशन कहते हैं, कि कुछ दिमाग में होगा तो लिखोगे ना, सिंपल। तो फर्क होता है। आप उसको, वो बेवकूफ आदमी जो तुम्हें कह रहा है रहने दो उसको। सही है जी, मैंने बड़ा अच्छे अल्फाजों में कहा है, मैं कुछ और भी कह सकता था। सही है? चलें जी, तो आप इस पर टेंशन नहीं ले, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको पास कराना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दीन ईमान है, ये सब कुछ है ऑडिट, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। सही है, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें जैसे मैं कह रहा हूँ तुम अपनी होशियारी करोगे ना, रट्टे के चक्कर में रुक जाएगा पेपर। मैंने आपको क्या कहा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से पूरी बुक याद होती है, पेपर नहीं निकलता। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं हुआ, नॉलेज ही नहीं है। वो पूछता क्या है, नॉलेज। प्रैक्टिकल के इस सिचुएशन में तुम होते तो क्या होता, दैट्स इट। ये गेम होनी चाहिए इसमें। सर एनवायरनमेंट में भी क्या हम उन चीज़ों को समझेंगे जो यहाँ से रिस्क ज़्यादा हो। अभी हम एक काम करते हैं ना, गो विद द फ्लो वाली कहानी करते हैं ना, एक एक करके जब सारी चीज़ें करा दूंगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलें जी, आ जाएं। अब हम आ गए अगली एग्जाम्पल पे मेरे बच्चों, अब आज्ञा दे दें प्लीज़, हम आगे चल रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब 2-3 चीज़ें यहाँ से सिखाऊंगा, ये भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी थी जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। वापस से बोल रहा हूँ, एक कंपनी थी जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, PIBTL। ये मैं कहता हूँ लिस्टेड कंपनी है। सुनिएगा हुआ क्या, ये कंपनी के ऑपरेशन समझते हैं।
ये कंपनी करती ये है कि बाहर से कोयला इंपोर्ट करती है, यानी इंपोर्ट ये नहीं करती, दूसरे लोग करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल सीमेंट बनाने के लिए कोयला चाहिए होता है, उनके प्लांट्स में कोयला चलता है, कोल ऑपरेटेड प्लांट्स होते हैं। वापस से हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? ऑनलाइन वालों आपने बोलना है जिंदा दिल्ली के साथ किसका ऑडिट कर रहे हैं? PIBTL का। सही जी, हमारा क्लाइंट है, हम जिसके ऑडिट कर रहे हैं। इसके ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन समझें पहले। ये क्या करती है कंपनी, इसका ना पोर्ट कासिम के ऊपर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं कि शिप में जब कोयला आता है तो वो उस बेल्ट से नीचे उतरता है, फिर रिफाइन होता है और फिर लोगों की फैक्ट्रियों में जाता है। PIBTL क्या करता है, मेरी एक एक बात बड़ी अहम होगी यहाँ पे, मिस किया ना तो गया कॉन्सेप्ट हाथ से। सुने, अब मैं ये ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब तक मैं ऑडिट शुरू नहीं करता जब तक मुझे एक एक चीज ना पता हो करता गया है। सुनना, PIBTL ये कर रहा है कि भाई कोल इंपोर्ट किया, सही है, इंपोर्ट कोई और कराता है, ये खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि वो वेसल के जरिए पूरा फ्रेश होके वहां जाता है। अच्छा, ये क्या कमाता है? ये कमाता है पर टन के ऊपर एक XYZ डॉलर अमाउंट, यानी एक टन के ऊपर मैं आपसे इतने $500 लूंगा, तो अगर कोई 52 मैट्रिक टन मंगवाता है तो पता नहीं कितने पैसे हो गए। ऐसा ही है। चलिए जी, सुनना, मिलियन ऑफ टन आते हैं, मतलब मिलियन ऑफ टन आते हैं, तो उसके में डॉलर के हिसाब से चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? PIBTL। अब इसी बात समझिएगा सुकून से। अच्छा, अब आप एक मुझे बात बताएं, अगर मैं PIBTL का ऑडिट कर रहा हूं तो इसके ऑपरेशन हमें समझ आते हैं कि इंपोर्ट ये करता है या कोई और करता है? ये खाली उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज की? कि कोल को पोर्ट पे लैंड कराने की और उसको रिफाइन करके आगे देने की। वो जाते हैं अपनी फैक्ट्रियों में डालते हैं और सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम ये है। यहां तक हम साथ हैं? अच्छा, और पैसे डॉलर में लेता है। पैसे आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, फोकस के साथ सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है, सुनना। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि भाईजान गेम ये है, इसे समझने के लिए आपको क्या लगता है डॉलर का जो रेट है वो सेम रहता है या हर दिन चेंज होता है? हर दिन चेंज होता है। ऑनलाइन वालों ऐसा है? जल्दी बताओ, हर दिन चेंज होता है? ऐसा है भाई? आगे सुने, हर रोज चेंज होता है। हमने एक बच्ची को ऑडिट करने के लिए भेजा, वो गई, उसने इनवॉइसेस वेरीफाई की, उसने इनवॉइसेस, अच्छा हुआ क्या, उसने जब इनवॉइसेस वेरीफाई की तो इनवॉइस थी डॉलर्स के अंदर, क्योंकि अभी आपको बताया, पर वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो तो पाकिस्तानी रुपीस में होगा। देखो मैं $4 में करता हूं, लूंगा तो PKR ना, तो वो डॉलर इनटू एक्सचेंज रेट जब मल्टीप्लाई हुआ, सुनना यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ क्या है, $1000 की पर मंथ की इनवॉइस होती है। कितने महीने? 12 महीने। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अगर इसको आप प्लीज 281 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? जल्दी करके बताएं। 281 से 281 से मल्टीप्लाई करें, जल्दी बताएं कितना आता है? यही आता है? अच्छा, हम ऊपर आए, ये देखें, ये रहा, आता ही है। अच्छा, मैंने इन मोहतरमा को कहा कि बाजी आप ज़रा प्लीज़ ये बताएं कि आपने ऑडिट कैसे किया। इसने बोला सर मैंने इनवॉइस ली 12 महीने की, एक महीने की इनवॉइस कितनी की? $1000 की। तो मैंने कहा सर मैंने 12 महीने की इनवॉइसेस उठाई और उसको 281 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा यार बेटा आपको ये नहीं पता कि इसके ऑपरेशंस क्या है? उसने बोला बिल्कुल सर, ये तो डॉलर में फ़ीस चार्ज करते हैं। मैंने कहा आप जब खुद कह रही हैं डॉलर में चार्ज करते हैं तो आपको पहले रिस्क होना चाहिए था, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट। अब देखो नॉर्मल इंसान को ज़हनो गुमान में नहीं आता कि ये गलती हो सकती है, पर आप खुद सोचें, ये तो मैंने इतनी सिंपल एग्जांपल रखी है कि 12 महीने, एक महीने में एक इनवॉइस, एक महीने में हजारों इनवॉइस होती हैं, एक महीने में, तो हजारों इनवॉइसेस के ऊपर हजारों रेट है या नहीं है? आपको क्या लगता है कि यहां पे एरर के चांसेस हैं? बिल्कुल है। तो आप टारगेटेडली पहुंचे ना कि भाई मुझे ये अपने भेजे में फिक्स करना है कि जब भी मैं इसका इस एरिया का ऑडिट कर रहा हूंगा तो मुझे एक रिस्क हमेशा रहेगा, ओवर स्टेटमेंट का, अंडर स्टेटमेंट का, या दोनों का? दोनों का। तभी मैंने यहां पे अल्फाज क्या यूज किए? रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा भाई, अब चेक कैसे करेंगे वो बताता हूं, अभी 1 मिनट होल्ड ऑन, यहां पे बताता हूं बाद में, पहले वापस से
आपके दिमाग में एक चीज फिक्स होनी चाहिए, जब भी मैं किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करूं जहां पे एक्सपोर्ट इन्वॉल्व हो, या उल्टा बताऊं इंपोर्ट इन्वॉल्व भी हो, अगर इंपोर्ट करूंगा तो मैं माल मंगवा रहा हूं, तो माल मंगवाने के लिए फॉर एग्जांपल $1000 का माल मंगवाया, तो इन्वेंट्री डॉलर के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा या पीकेआर में? पर उस पीकेआर में रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो हम एक रूल बनाते हैं। रूल ये है, या तो कंपनी एक्सपोर्ट करती हो या तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा, क्या मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि शक है? तो गलत है भाई, इतने ज्यादा होते हैं तो ऐसी बातें होगा ना। तो भाई मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे ऑडिट करते हुए सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब फोकस कैसे होगा, सुनना। मैंने एक इनवॉइस उठाई, लेट से 2 जनवरी की, वो इनवॉइस किस वैल्यू में होगी? डॉलर। अच्छा, इसने रिकॉर्ड किस में किया हुआ होगा? पीकेआर में। अच्छा, मैं जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। कहां जाऊंगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। वहां पे पूरे साल के रेट सारे होते हैं, पूरे साल के, कि भाई $1 इतने पीकेआर के इक्वल है, $1 इतने पीकेआर के इक्वल है। वो तो हर करेंसी का होता है वहां पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने इनवॉइस कहां से उठाई? क्लाइंट से। ऐसा ही है। रेट कहां से उठाया? मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या वो आना चाहिए जो रिकॉर्डेड है? अगर आंसर वो नहीं आ रहा, मतलब इसने अकाउंटिंग गलत की हुई। तो यही तो मेरा रिस्क था। सही पहुंच गया ना? अगेन भाई पहुंचोगे तब जब पता हो कि मुझे रेट का रिस्क है। भाई देखो, अब सिंपल सी बात है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी इदारा एक्सपोर्ट या जो इंपोर्ट है उसमें इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर एक चीज हमेशा रिस्क के तौर पे रहेगी कि मेरा जो रेट है वो गलत यूज हो सकता है। तो हमने भी तो ये किया, देयर इज रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब बच्चों बात समझ आती है? तो देखो, ये हमने एक्सपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट से रिलेटेड बात की। एग्रीड है यहां तक? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, एग्रीड है? रेट कहां से लिया भाई, जल्दी बताएं, रेट कहां से लिया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। अब आप बोलेंगे सर वहां पे कैसे जाएं? तो मैं आपको बताऊंगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट लिखें, हिस्टोरिकल डेटा में जाएं और हिस्टोरिकल डेटा में रेट्स आ रहा होता है, उस पर क्लिक करेंगे, लाशों की तरह रेट बिक जाएंगे। फिर एक्सेल की फाइल डाउनलोड करें, उसमें दिनों के हिसाब से आ रहे होते हैं। क्लियर है सर? 2022 के मिल सकते हैं, यस। 20 के मिल सकते हैं, यस। हिस्टोरिकल डेटा है जी। स्पॉट रेट पे होता है ना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, बिल्कुल। अच्छा भाई सर, यही रिस्क होगा बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? अभी तक तो यही रिस्क है, आगे के मैंने कुछ बताया नहीं। कुल मिला के जो है वो यही है। अच्छा, अब समरी क्या है? जब भी हम इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा रिस्क होगा कि या तो सेल्स गलत रेट पे रिकॉर्ड हुई होगी, या इन्वेंट्री कैसे गलत रेट पे रिकॉर्ड होगी? क्योंकि सर आप अगर ऐसी बात है इन्वेंट्री को डेबिट करके ट्रेड पेबल को क्रेडिट करेंगे, तो वो जो रेट होगा हो सकता है वो गलत हो। तो अगर वो रेट गलत है तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी और लायबिलिटी की वैल्यू भी। तो हम सिंपल ये कहेंगे, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। पहले तो बात समझ आती है? अच्छा, अब एक बेवकूफ़ी देखो बच्चों की जो रट्टा लगाते हैं। एक कंपनी है जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, क्या तुम उस कंपनी में लिख सकते देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट? क्यों? ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, तो ये वाली तफरीक कब आएगी? जब इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। तो आपने यही तो समझा हमने कि इदारा क्या करता है भाई, इंपोर्ट करता है। दिमाग में फौरन क्लिक किया, एक्सचेंज रेट का मसला होगा, हो सकता है। अच्छा, एक इदारा एक्सपोर्ट किया, एक्सचेंज रेट का मसला, क्या मैं कंफर्म कह रहा हूं शक है? तो शक है तो वो चेक करूंगा ना, दिमाग में रखूंगा वेरीफाई करते वक्त कि मुझे रेट्स को तमीज से चेक करना है। बात समझ आती है जी? इसमें भी रिस्क है, तो एक्सचेंज इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बताएगा। तो वो यही तो चेक करना चाह रहा है आपका दिमाग किस हद तक जा रहा है।
आपको जैसे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, वो सवाल में दे देगा, बोलेगा ये इदारा है, ये तुम सब समझ के आ गए हो, बताओ तुम्हें क्या क्या मसले दिखते हैं। ऑडिट शुरू हो गया या शुरू होने वाला है? उससे पहले आप लिख लेते हैं कि मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है जी। तो वो तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट में आ गया ना, जब आपने ये लिखा ना देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट्स में सब कवर हो गया। नहीं, अभी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा सर, इस एक्सचेंज रेट से एनआरवी लॉस भी तो आ सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो फिर से हमने अभी बड़ी बेसिक बात की है। जब एक इदारे का आप ऑडिट करने जा रहे हो और वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, आप सिंपल एक बात, क्योंकि बेसिक बात है जो हमें भी पता है कि गलत रेट यूज हो सकता है, किया हुआ नहीं होगा, किया हुआ होगा, लिख के आओगे तो एग्जामिनर की हड्डी आएगी। वाकई वो कह रहा है आपको कैसे पता, आप तो अभी ऑडिट भी नहीं शुरू किया। आप तो हो सकता है ना, आप तो भी रिस्क के पैरामीटर पे, ये पता कब लगेगा? जब वेरीफाई करूंगा। तो पर आप वेरीफाई करने से पहले अपने दिमाग में फिक्स तो करें ना कि चीज चेक क्या करनी है। क्लियर है जी? क्या? नहीं, ये असल में मैंने एक बेसिक एग्जांपल बनाई आसानी के लिए कि हमने कहा एक कंपनी है जिसकी एक महीने की एक ही इनवॉइस होती है $1000 की, सही है। तो मोहतरमा ने क्या किया, ऑडिट करने गई, उन्होंने कहा कि भाई क्लाइंट ने बोला कि 281 का रेट हर इनवॉइस पे लगा हुआ है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो उनके दिमाग में होता ना ये बात कि जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कोई चीज आती है तो एक्सचेंज रेट का रिस्क हमेशा होता है। तो उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से चेक करना चाहिए था, जो कि उसने किया नहीं है, क्योंकि उसने रिस्क को कंसिडर ही नहीं किया था। ये बात थी इसमें। क्लियर है? अच्छा जी सर, अगर रेट एग्रीमेंट में एग्रीड हो तो ये रिस्क खत्म हो गया। सवाल भी सही है भाई, अगर रेट एग्रीमेंट में तय हुआ है तो क्या ये रिस्क है या वहीं खत्म हो गया? क्योंकि अब आपका कोई रिस्क एग्री हुआ है 281 मतलब 281, तो अब ये रिस्क खत्म हो गया, पर वो फिक्स होना चाहिए फिर। क्लैरिटी है? चलें जी सर, अगर उन्होंने फॉरवर्ड फ्यूचर को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किए, तो अभी तो मैंने बात किया, अगर रेट एग्री हुआ होगा तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलें पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बेसिक बातें समझ आती हैं? पक्की बात है, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ सबको। आए लिखना सिखाता हूं। आज हम पहली सीखेंगे ड्राफ्टिंग के एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। तो आपका जर्नल आपके पास होना चाहिए, जल्दी से रजिस्टर होना चाहिए। मैंने आपको कहा था सिर्फ ड्राफ्टिंग यहां होगी आपके जर्नल में, बाकी सब बुक में है, सही है। आए जी सुनते हैं, और अब मैं आपको यूं लिखना सिखाऊंगा ताकि आप पिक करना भी सीखें। अच्छा 100% आपका अटेंशन स्पैन यहां होना चाहिए, फिर आप कॉपी करेंगे जो मैं कहूंगा। इधर ड्राफ्टिंग टेक्निक ये है कि देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले आपने पिक करनी है सिचुएशन, या तो सिचुएशन कह लो या रिस्क फैक्टर कह लो फ्रॉम द, और उसको लिंक करना है। क्या करना है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम के। अच्छा प्लीज अभी मेरे बच्चों बहुत फोकस, मैंने आपको क्या कहा, अटेंशन स्पैन बड़ा खतरनाक होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स यहां से मिलेंगे। फिर कह रहा हूं कुछ याद करने की नीड नहीं है। 15 से 20 नंबर का रिस्क का सवाल आता है, वो सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ रिस्क क्या है। अगर तुम्हें ये लिखना आ गया ना, 15 नंबर 20 नंबर मिलेंगे बगैर कुछ याद किए हुए। वो बोलेगा इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई रिस्क एंड। अच्छा वो होगा क्या, जैसे मैं अपनी टीम को प्रैक्टिकली फॉर्म में बताता हूं ना कि ये नॉलेज है, बताओ इसमें क्या क्या रिस्क नजर आते हैं, वो भी यही करेगा, पर वो वहां पे बोल के नहीं बताएगा, लिख के बताएगा कि ये हैं, बताओ तुम्हें क्या मसले लगते हैं इसके अंदर, हो सकते हैं मसले इसके अंदर। आए एक एक करके देखते हैं। पहला कोरियर सर्विस वाला याद है? याद है? जो किया हुआ है वो लिखना सिखाऊंगा, सुकून से समझें। थीम क्या है? सवाल से सिचुएशन को उठाना है और बताना है कि उस सिचुएशन की वजह से मेरे एफएस के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किस जगह क्या मसला है, हो सकता है। देखें मैंने क्या लिखा, एंटिटी इज इन्वॉल्व इन। मैं तुमसे पूछता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या ये मैंने अपने दिमाग से लिखा है, सवाल से उठाया? सिंपल, कोई होशियारी नहीं करनी है। एंटिटी इज इन्वॉल्व इन, सवाल में दिया हुआ था ना, सिचुएशन में था ना, एंड देयर इज अ हाइक इन। ये दोनों चीजें कहां से उठाई? ये दोनों फैक्टर थे ना,
एंटिटी के ऑपरेशंस और माहौल। मैंने कहा ये दोनों बातें अगर मैं मिला दूं, वजह बता रहा हूं, देयर इज अ रिस्क ऑफ, खत्म, 2 नंबर आ गए। 5 रिस्क हैं तो 5 2 10 हो गया, 10 नंबर का सवाल आएगा। अगर आता है 10 नंबर का 2 नंबर, 1 रिस्क है तो ये आ गया, पहले 2 नंबर आ गए। सिंपल, एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एंड देयर इज अ हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, देयर इज अ रिस्क ऑफ, खत्म। आपने बोला ये है, इसकी वजह से ये हो सकता है, तो इसको लिंक कर दिया किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी सेल से क्यों नहीं लिंक किया? बनता ही नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन से क्यों नहीं किया? बनता ही नहीं है। अच्छा, तो सर जहां से बनता है वहां से लिंक करेंगे ना। चलें जी, दूसरे पे आते हैं। क्या? समझा नहीं मैं बात। फ्यूल प्राइस को एक्नॉलेज नहीं किया, बात नहीं समझा। देखो सवाल क्या देगा, वो सवाल देगा आपको, बोलेगा आप इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, कोरियर सर्विस है और फ्यूल देयर इज अ हाइक इन फ्यूल प्राइसेस सिंस लास्ट 2 years। तो नहीं भाईजान, देखो फिर, अबे ऑडिटर ने नहीं किया, वो तो मैंने बताया था कि वो बच्ची नहीं करके आई थी। आप तो करके जाएंगे ना, आप तो मुझसे पढ़ रहे हैं, सही है ना, आप तो करके जाएंगे। मैं कह रहा हूं, सुने बात समझें, कहने का मतलब ये है, प्लीज सुनिएगा बच्चों, कहने का मतलब ये है वो सिचुएशन देगा और बोलेगा बताओ ये जो तुम्हें मैंने बातें बताई हैं इसमें तुम्हें क्या रिस्क नजर आता है? तो मैंने कहा बातें ही 2 थी, कोरियर सर्विस, हाइक इन फ्यूल प्राइस, इससे तुम्हें क्या मुसीबत लगती है? अंडर स्टेटमेंट, कहानी खत्म, मार्क्स आ गए। ये होगा। ऐसे करते 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 ये सवाल ले जाऊंगा 1.5 पेज तक, और 1.5 पेज तक में तुम्हारे रिस्क होंगे कोई 10-15, और तुम सारे आइडेंटिफाई करोगे। ये भी बता रहा हूं तुम्हें, आज वर्बली कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है, एक एक करके ऐड करूंगा कि जितना बड़ा इदारा ले आओ, बैंक ले आओ, कोई भी सेक्टर ले आओ, टेलीकॉम ले आओ, तुम्हें पता होगा, सही है। पहला समझ आता है, पक्की बात है। सर इनवॉइसेस के रेट सैंपल बेसिस पर चेक होंगे, इनवॉइसेस के रेट सैंपल बेसिस पर चेक होंगे मतलब, हाँ वो तो ऐसी बात है। सर लाइक हाइक प्राइस से कैसे पता चला कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस का रिस्क है? वेरी गुड, पहली क्लास याद करें हमारी, पहली नहीं मतलब रिस्क वाली पहली क्लास। इधर भाई मुझे आप एक बात बताएं, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका काम है कोरियर सर्विस, तो वो जो गाड़ियां चलाती है पानी पे चलती हैं, धूप में चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि कॉस्ट जानी चाहिए ऊपर, पर रिस्क क्या होगा? ऊपर गई नहीं होगी। तो आप भी तो किसी को यही बताएंगे ना, आप भी तो किसी को यही बताएंगे ना कि यार प्राइसेस ऊपर गए हैं तो कॉस्ट जानी चाहिए ऊपर, जबकि हो सकता है कि ऐसा, तो रिस्क ये है ना कि हो सकता है कि ऐसा, तो वही तो रिस्क है, उसी को तो वेरीफाई करना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि प्राइस बढ़ी हुई हो और ना हो, यही आपका रिस्क है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? लाइबा अब बात समझ आती है, जल्दी बताएं। देखिए ये तो आपको पता है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं टीम को लेके बैठता हूं ना, जब एग्जांपल दे रहा हूं, टीम को लेके बैठा तो मैंने बोला यार देखो फ्यूल प्राइसेस में तुम्हें कोई 2023 की बात बताता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है ना 31% पे गई थी। सुने, जब वापस बताता हूं, देखो लाइबा सुनो, मैं 2-3 क्लाइंट्स चल रहे थे मेरे, मैं टीम को लेके बैठा, मैंने टीम को पता है एक बात कही, मैंने कहा इनकी ब्रांचेस हैं, लोड शेडिंग हुई है ज़्यादा, इनका देखना फ्यूल एक्सपेंस की जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। लाइबा बात सुनिएगा, मैंने क्या फ्यूल एक्सपेंस की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चे कह रहे हैं सर हम ये क्यों देखें कि हमें ज़्यादा होनी चाहिए? मैंने कहा क्योंकि मुझे रिस्क है कि वो नहीं बुक की होंगी उन्हें इनवॉइसेस, जानबूझ के नहीं बुक की होंगी, अगले साल बुक करेंगे, जबकि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में बुक होना चाहिए। पहले बताओ लाइबा यहां तक बात समझ आ रही है? ये चीज मैंने बच्चों को बैठ के बताई, बच्चों ने भी यही सवाल किया सर आप ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा देखो भाई मुझे पता है कि इन्फ्लेशन 31% के ऊपर है, तुम्हारी सोच है जितने एक्सपेंसेस बढ़े होंगे इनके, मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, तो मुझे रिस्क है कि इनके एक्सपेंसेस अंडर स्टेट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई रिस्क ही ऑपोजिट होता है ना, कि जो हो रहा है वो नहीं हुआ होगा। लाइबा अब बात समझ आ रही है? अब आ गई बात समझ।
सर क्या एक ही सवाल में वो एक से ज्यादा कंपनीज के रिस्क मिक्स कर सकता है? देखो भाई, एक ही सवाल के अंदर वो 3 कंपनियां देके 3 कंपनियों के रिस्क पूछ सकता है, या एक ही सवाल में एक ही कंपनी के 10 रिस्क पूछ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम सबके लिए तैयार हो रहे हैं ना। क्लियर है? अच्छा पहले एक बात बता दें, अब क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई अब दूसरा, बल्कि तुम हेल्प करोगे लिखने में। चलो जी सोचते हैं लिखेंगे बाद में, ताकि ड्राफ्टिंग खराब नहीं होनी चाहिए, फिर आगे वाले खुद लिखने के लिए दूंगा। माइक्रो फाइनेंस बैंक था, लोन दे रहा था किसको, और फ्लड आ गया। क्या ये सवाल में लिखा हुआ मिलेगा? पक्की बात है। अच्छा ये एज इट इज उठा लेंगे, माइक्रो फाइनेंस बैंक गिविंग लोन्स। अच्छा अब यूं लिखेंगे, सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स। अगेन क्या ये अपने दिमाग से लिख रहा हूं, सवाल से? दिमाग चलाना है इसके बाद वापस से। गिविंग लोन्स टू इंडिविजुअल, सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग लोन्स टू इंडिविजुअल इन एंड, तो क्या इससे कोई रिस्क है? सो देयर इज अ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स। पहले बताओ, सिंपल ही आ गया। अगेन से समझ होनी चाहिए कि इसकी वजह से मेरे एफएस के अंदर मसला क्या हो सकता है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब देखते हैं कि जो आपने बोला वो सही है या नहीं है। आ जाएं जी। Since the entity is involved in providing loans in and there is a flood, there is a risk of overstatement loans and understatement of, प्लीज इसको कॉपी करें। यस इसी, क्योंकि हमने ये किए हुए ना, तो आपकी ड्राफ्टिंग पे हाथ सेट होना चाहिए, जो जो कर लिया उसको लिखना आना चाहिए, आगे तो खुद ही लिखोगे फिर इंशाल्लाह। मलाइका इसमें क्या कंफ्यूजन है जल्दी बताएं। Entity is involved in giving loans to individuals, so there is a risk of। अच्छा देखो एक बच्चे ने सवाल लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, ये सही करानी है मुझे चीजें, ये इस पे इसलिए फेल होता है बच्चा। सुनो इधर, सुनो फोकस होकर सुनो इधर। एक बच्चे ने लिखा, यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं उसकी ड्राफ्टिंग क्या है। उसने लिखा है द एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग लोन्स टू इंडिविजुअल, तो इसकी वजह से रिस्क है बैड डेट का। लोन देना रिस्क है या फ्लड आना रिस्क है? फ्लड आना रिस्क है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? दिस इज द की एलिमेंट जो ऑडिट में फंसाता है। मैं तभी लिखवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई वजह दो और फिर बताओ इस वजह से रिस्क है। मे भी उससे मिस हो गया हो, बट कहने का मतलब है आपको बात समझ आनी चाहिए। वापस से, लोन देना रिस्क है या लोन के साथ फ्लड आना? चलो एक और बात तुमसे पूछता हूं, बता दिया तो गेम ही अलग हो जाएगी। इधर सुनो पहले मेरी बात, लिखो नहीं अभी, पहले सुनो, वापस बताओ। एक इदारा है, लोन देता है, फ्लड आ गया, पर मैंने उस इलाके में लोन ही नहीं दिया हुआ था, तो रिस्क नहीं है। हाँ पर ये अभी अपनी होशियारी नहीं करना पेपर में, मैंने ये सोच रहा हूँ कि उस एरिया में रिस्क नहीं होगा। वो भाई तुम्हें दे रहा था, वो तुमसे लिखवाना चाह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं तो सोचता था वो ही नहीं। तो भाई हाँ, अजम्पशन नहीं लिखना, जो है वो है, अनलेस के वो कह दे तुम्हें कि उस एरिया में कोई लोन्स, तो तुम बोलोगे भाई कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है बात? नहीं एंड, हाँ दोनों इफ करके नहीं डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? कौन सा वाला रिस्क कासिम समझाऊं, जल्दी बताओ कौन सा रिस्क समझाऊं? देखो भाई आप समझें, एक बैंक है और आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, सही है, एग्रीड है। आपने जहां लोन दिए हुए हैं वहां पे, दोनों समझा दूं, मतलब पहले वाला भी ये वाला भी, ये वाला ना, चले मैं समझा देता हूं। देखिए आपने लोन दिए हुए, आप बैंक हैं, तो लोन्स आपके, जाहिर सी बात है आपका एक रिसीवेबल है, ऐसा ही है ना। जिस जगह लोन दिए हुए वहां पे सैलाब आ गया, अब क्या वो बंदे बचे या तबाह बर्बाद हो गए? तबाह बर्बाद हो गए। जब वो तबाह बर्बाद हो गए तो क्या आपके पैसे रिकवर होंगे? नहीं, तो आपको रिस्क है कि वो पैसे रिकवर, तो हमने भी ये लिखा है, हमने बोला कि भाई क्योंकि एंटिटी का काम ये है, फ्लड आ गए जिसकी वजह से मुझे रिस्क है कि मेरे रिसीवेबल्स क्या हुए हुए होंगे,
ओवर स्टेटेड और बैड डेट एक्सपेंस अंडर स्टेटेड। कासिम क्लियर है? देयर इज अ रिस्क ऑफ, माइट बी अ रिस्क ऑफ, नहीं देयर इज अ रिस्क ऑफ। रिस्क, अच्छा देखो रिस्क इटसेल्फ एक क्वेश्चनेबल बात है। देखो वापस इन्होंने लिखा देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ, लिखे देयर इज अ रिस्क ऑफ, देयर इज अ रिस्क ऑफ, क्योंकि वो इटसेल्फ एक क्वेश्चनेबल बात है। दो क्वेश्चन डालोगे ना, माइट बी अ रिस्क ऑफ, कहने को लिख सकते हो, मसला नहीं है, पर रिस्क ही लिख लें तो क्या मुसीबत है। कुछ पूछे थे जानी? तो कोलेटरल हो तो कोई रिस्क नहीं है। तो तुमने पहले इस चांस पे देखा, जब तुम ऑडिट करने जाओगे तुम बोलोगे भाई इस पे प्रोविजन क्यों नहीं बुक किया, वो बोलेगा भाई कोलेटरल पड़ा हुआ है, तो तुम बोलोगे मेरा रिस्क खत्म हो गया। तो क्या शक गलत था? शक तो बिल्कुल सही था। अच्छा भाई, अच्छा देखो एक बच्चे ने लिखा सर क्या है इसमें लिख सकते हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स? गलत। आप, मैंने आपको क्या कहा, लाइन आइटम। ये देखो फिर ये भूल गए तुम, क्या लिखा हुआ है? जहां मसला है वहां बताओ। प्रॉफिट पे तो सारे प्रॉफिट तो होता चौसियों बैलेंसिंग फिगर है। हाँ वो बोलेगा खुद समझ ले, एग्जामिनर को बोल ले जा ऊपर देख क्या बात की है मैंने। सही है। अच्छा यहां पे एक मिनट सुनिएगा बच्चों, यहां पे कासिम ने लिखा है सर ओवर स्टेटमेंट ऑफ लोन क्यों लिख रहे हैं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल आएगा। भाई बैंक्स में रिसीवेबल को लोन के नाम से बताया जाता है, आप रिसीवेबल लिख लें, बात एक ही है। अच्छा भाई वेरी गुड। सर रिस्क जहां आइडेंटिफाई कर लिए तो ऑपोजिट क्यों हो रहा है? जैसे यहां रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस नहीं होगा है? अबे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट का मतलब है उसने ज्यादा बुक किया हुआ होगा। हम क्या कह रहे हैं? कम। रिस्क हमेशा ऑपोजिट होता है ना, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो। भाई आप देखो ना, आपको पता लगा कि वहां सैलाब आया है, तो आपको क्या रिस्क है कि उस पर प्रोविजन बुक, तो प्रोविजन जब नहीं बुक किया हुआ होगा इसका मतलब है अंडर स्टेट हुआ हुआ, ये बात है। क्लियर है? अच्छा शहीद कह रहे हैं क्या फ्लड का आना रिस्क फैक्टर है? यस, फ्लड का आना क्या है? रिस्क फैक्टर है। अच्छा अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुम मुझे बताओ ऐसे ही समझने के लिए, ऑपरेशंस भी तो समझने ना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जो है अपना वो काम करी जा रही है ना, उसका रूरल एरिया से कोई लेना ना देना, वहां पे फ्लड आ गया, क्या इसको कोई इफेक्ट होगा? क्यों? उसका कोई काम ही नहीं है। तो पहले आपने देखना है ऑपरेशंस क्या उससे इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। बात क्लियर है? तो ऐसे सोचना है आपने। अच्छा नायला कह रही है सर व्हाई फोकस्ड ऑन लाइन आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू एफएस। मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे टारगेट पे पहुंचना है? तो टारगेट पे पहुंचने के लिए टारगेटेड जगह भी देखनी है ना, कि इस चीज से मसला पूरे एफएस में या किसी जगह पे, किसी जगह पे। सेल्स है तो सेल्स होगा, कॉस्ट है तो कॉस्ट होगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगा, रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है शहीद। अच्छा भाई अगला बताते हो? चलें जी। हाँ भाई ये there is a competition in a market and sales have been increased, there is a risk of overstatement of revenue। पक्की बात है। चलिए अब देखो सिंपल है, अब ये सिचुएशन में देगा आपको XYZ कंपनी इस काम में मुलव्विस है, उसके कॉम्पिटिशन आए हैं, इवन तो वो लिख के क्या देगा पता है? इवन देन कंपनी मैनेज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 80%, ये लिख के देगा तुम्हें। तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि वो सेल्स को इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है और कंपटीशन भी दिखा रहा है, तो आपस में बातें मैच नहीं होती हैं। तो आप ये लिखेंगे सिंस देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट एंड सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय XYZ%, जो भी दिया हुआ होगा, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। इसके रिस्क ये है कि उसने फेक रिसीवेबल बुक करके फेक सेल्स बुक की होगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे सेल्स, जब बात सेल्स की हो रही है तो सेल्स, नहीं देखो अगर सेल्स 80% से इंक्रीज हो रही है तो पे कोई ना कोई वजह दी हुई होगी सवाल में, सही है ना? वो पे देखना पड़ेगा उसमें। सही है? सीजनल एक्टिविटी भी तो पूरे साल में ही होगी ना, पिछले साल भी होगी, तो फिर उसके साथ कंपेयर करना होगा आपको। सर अगर इंक्रीज
इन केस उसने बैड डेट ओवर स्टेट किए हो तो क्या हम सही करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे भाई। भाई वो कह रहे हैं कि उसने बैड डेट ओवर स्टेट किए हुए हों, आपने वेरीफाई किया, तो क्या वो सही करवाने होंगे? बिल्कुल कराने होंगे जी। किसको? तो एक मिनट, अभी अभी सुने, अभी सब सुनेंगे जानी। देखो हमारे भाई ने बोला कि सर हम सेल्स इंक्रीज क्यों दिखाएंगे, फिर उन्होंने खुद जवाब दिया इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर की। तो प्रॉफिट किसको अच्छा दिखेगा? तो जब, सुनो तो सही, जब पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे चले जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिसीवेबल से कभी पैसे, क्योंकि वो रिसीवेबल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो बाद में दिवाला निकल जाएगा कंपनी का। यही तो हमें सही करना है, सही है। अच्छा भाई, अब 2-3 सवालात आए यहाँ पे, इधर सुनिएगा। हत्फ महमूद कह रहे हैं कि सर इंपैक्ट दोनों रिसीवेबल और रेवेन्यू पे इंपैक्ट है, तो दोनों रिस्क, नहीं 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 भाई 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 होल्ड ऑन। अभी कंपटीशन की वजह से अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो क्या ये रिस्क अभी कहां पे टारगेटेड है? सेल्स पे। यहां पे मैं रिसीवेबल की बात नहीं करूंगा। अब आप सेल्स बोल दो ना, आपको क्या होशियारी लगी हुई है कि आप रिसीवेबल को भी छू रहे हो जाके? मैंने तो आपको नॉलेज दी है ना कि वो फेक सेल्स बुक क्यों होती है, रिसीवेबल की वजह से। पर अगेन, जब तक वो कह नहीं रहा तब तक आपने होशियारी नहीं करनी। हाँ, फिर आपको पे बना के लिखना पड़ेगा अगर लिखना चाहते हो। देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ पॉसिबल ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। क्यों बिला वजह की होशियारी? जब वो मार्क्स आपको सेल्स के इंक्रीज पे दे रहा है तो आप कहां तक महदूद रहे? सेल्स के इंक्रीज पे। वो तो मैंने नॉलेज दी है ना कि वो फेक रिसीवेबल बुक करके सेल्स बुक होती है, कैश पे तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि कैश कभी आया है ही नहीं भाई। वो तो ऑडिटर काउंट कर लेता है ना, वो तो है ही नहीं मौजूद, तो वहां तो पकड़ जाएगा वो। बात समझ आ रही है? सर इस केस में अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस भी होगा ना? कौन से केस में बेटा? एनआरवी, यहां से कोई एनआरवी का ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है? क्यों? इन्वेंट्री की बात ही नहीं हुई है। मैं, अच्छा हाँ, अब अगर मैं ये कहता, तुम लोग बताओ कि सोच क्या है, इधर फोकस करना है जानी पार्टी, इधर फोकस। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कहता कि कंपटीशन आ गया और मेरी इन्वेंट्री जमा होती जा रही है, अब एनआरवी का रिस्क है। अब क्यों है? क्योंकि कंपटीशन आ गया है और मेरी इन्वेंट्री बेचने में मुझे दुश्वारी हो रही है, अब रिस्क है। यहां पे इन्वेंट्री की बात ही नहीं हो रही, वो तो उल्टा कह रहा है कंपटीशन के आने से हमने तो भाई डबल कर दी है सेल, तो हमें रिस्क यहां पे किसका है? सेल्स का। इन्वेंट्री के मामलात अलग होंगे जब वो वाला मसला होगा। क्लैरिटी है? पक्की बात है। अब ये तो वही बात हो गई, तुम क्लाइंट के पास बैठे हुए हो, तुम्हारी सेल्स बढ़ गई है, तुम बोलेगा मुझे एनआरवी का रिस्क लग रहा है, बोलेगा जाए यहाँ से, क्या चरस लगा के आया है, क्या बातें कर रहा है? मतलब बात किसकी हो रही है? सेल्स की। तुम बोल रहे हो एनआरवी, बोलेगा भाई कोई मेल नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें पता लगा कहीं फ्लड आया है, तुम क्लाइंट को जाके बोल लो भाई तेरे रिसीवेबल इंपेयर है, बोलेगा क्यों भाई? भाई आप फ्लड आ गया वहां पे, तो बोला भाई मेरे बाप का क्या जा रहा है, वहां पे फ्लड आया है, मेरे लोग यहाँ पे, फ्लड वहां पे आया है, तुम बोल रहे हो यहाँ पे इंपेयरमेंट का रिस्क है। सही है? तो खैर आपने टारगेटेड चलना होता है। सही है? ऑनलाइन में लो बात समझ आती है? जल्दी से, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे चलें। ये आप लोगों ने बताया देयर इज अ कंपटीशन द मार्केट एंड सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय डैश परसेंटेज टू डैश, देयर इज अ रिस्क ऑफ। अब वो सवाल में आपको दी हुई होगी सेल्स, तो आप परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना कैलकुलेटर से जी। तो रीजनेबल इंक्रीज होगा तो रिस्क ही नहीं होगा ना, यानी ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स जैसे इंक्रीज होती आ रही वैसे आ रही तो रिस्क ही खत्म हो गया। हाँ, तो वो आप मैच करेंगे ना उससे। अभी तो हम बुनियाद रख रहे हैं कि यार ये हो सकते हैं, तो उस पर तो हम नहीं अमाउंट देता है, वो पूरा फाइनेंशियल्स देता है बना के, बोलता है खेलो इससे, बताओ क्या रिस्क नजर आते हैं, वो हम लाएंगे वहां तक तुम्हें। सिंस एंटिटी, हमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एज देयर इज अ कंपटीशन। देखो अगेन मैं फिर तुमसे पूछता हूं, अभी जो मैंने तुम लोगों को लिखना सिखाया, क्या वो कुछ याद करना है, सवाल से उठाना है? तुम्हारा जो दिमाग चलना चाहिए ना, इससे मसला क्या है? अच्छा मैं तुम लोगों को बताता हूं, तुम लोग करोगे क्या। अभी देखो मैं बता रहा हूं ना, दलालत प्रोग्राम चलेंगे क्लास में, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कि इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो एक बच्चा क्या लिखता है,
इतने एम्प्लॉयज हैं तो सैलरी एक्सपेंस ज्यादा हो गया होगा। भाई ये रिस्क नहीं है, हर चीज दी हुई इस्तेमाल नहीं करनी है। मतलब वो जो लिखा हुआ है वो बोलेगा भाई ये रिस्क है, भाई क्यों है? जो रिस्क है वो उठाना है। अब वहां पे पीएन काम कर रहा है तो बोलेगा रिस्क है, सफाई सही नहीं कर रहा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें, सवाल में बहुत इंफॉर्मेशन होगी, तुम्हें क्या सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना है या रिस्की, जिससे रिस्क आ रहा है। एम्प्लॉय काम करते तो भाई करने दो, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, करने दो काम, सही है। न्यू एम्प्लॉयज रखें, न्यू एम्प्लॉयज रखें, सैलरी एक्सपेंस कम हो रहा है, अब रिस्क है, सोचना है। बात समझ आ रही है? चलो एक और चीज बताओ तो मजा आएगा, तुम बताओगे, अब तुम्हें सोचने का तरीका आ रहा है ना। तुम्हें एग्जामिनर लिख के दे कि हमने रेंटेड प्रीमिसेस इंक्रीज किए, यानी पहले मेरी 50 ब्रांचेस थी, अब 250 ब्रांचेस हो गई हैं। 50 ब्रांचेस थी और रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है, क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है। तो क्यों होने दो, ब्रांचेस तो हैं सर, ब्रांचेस बढ़ रही हैं तो एक्सपेंस भी, ये रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, वरना नहीं समझ आ रही बात हमें, ये रिस्क है। बात समझ आ रही है? जेनरिक इंफॉर्मेशन पे रिस्क नहीं लिखना, जो लगे उस पे बात करनी है। और अब देखो माशाल्लाह बता भी डायरेक्टली रहे हो, इस जगह रिस्क है, इस जगह रिस्क है, ये वाली बात। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट हिल जाएगा, खुद सोचता रहे, ऐसा नहीं है। चलें जी, अब हमने कहा कि सर आगे लेके चलते हैं और आगे वाला आप बताएंगे मुझे। चलें, ये यहां तक बात समझ आती है यानी? चलें, अब आपको अगर अपने बचपन के ज़माने याद हों तो आपने रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज निकाले थे, ऐसा है? FAR 1 में रेशियोज में किया था ना। अच्छा, अब एक मिनट आ जाए इधर, रेंट वाली बात फिर से समझा दें। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं सिंपल, अगर मैं आज एक दुकान 50,000 रुपये किराए पे ले रहा हूँ तो दूसरी दुकान भी 50 के किराए पे लूंगा तो रेंट कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये। पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरा अभी भी रेंट 50,000 ही है तो रिस्क है ना। तो यही सामिया हमने बात कही कि आपके प्रीमिसेस इंक्रीज हो रहे हैं और आपका रेंट एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है या उतना ही है, ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि यही तो रिस्क है कि हो ही नहीं सकता ये। तो अब मुझे तुम बात बताओ, क्या तुमने ऑडिट कर लिया या शुरू ही नहीं किया? पर तुमने खाली रिस्क असेस कर लिया कि यहां मसला, और डेफिनेटली होता है। जब आप जाओगे ना क्लाइंट के पास, बोलेगा भाई यार सॉरी यार हमने एग्रीमेंट कर लिया था, अक्रूवल बुक नहीं किया, अक्रूवल बुक। तो अब फिर आप उसको बोले कि कभी कभी जानबूझ के बेवकूफ़ भी बनाता है बच्चों को। क्लाइंट बोलेगा हाँ तो भाई पेमेंट नहीं की ना, जब पेमेंट करेंगे तब एक्सपेंस बुक करेंगे। आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड। जब एक्सपेंस होगा, कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, अक्रूवल बेसिस, तो आप बोलेंगे भाईजान ये होशियारी नहीं करें, आप एक्सपेंस बुक करें क्योंकि बनता इस साल है। हो गया ना एक्सपेंस, आप पे करें या ना करें। बात समझ आती है? तो ऐसे आप टारगेट पे पहुंचते हो, पूरे एक्सपेंस बुक करो। क्लाइंट बहुत बार ऐसे करता है, टू बी ड्रामे के आगे ले जाता है। इसको हम कहते हैं डिलेइंग ऑफ एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? अच्छा, इससे फायदा क्या है उसको? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, जो कि वो दिखाना भी चाहेगा अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगेन, ये टारगेट पे पहुंचे कैसे? रिस्क असेस करके। समझ लो ना पहले चल क्या रहा है, फिर टारगेट पे आप बच्चों को बोलना यार ये देख लेना, मुझे लग रहा है यहाँ पे मसला है, तो आप टारगेटेड जाके चेक करोगे। आप जब क्लाइंट से सवाल पूछोगे ना, अच्छा वैसे आप उसको बोलोगे यार मुझे वेरीफाई करा, तो वो क्या करेगा? तुम्हें पेमेंट्स वेरीफाई करा देगा। यहाँ पे मसला पेमेंट वेरीफाई करना था या जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो वेरीफाई करना। चलें एक मजे की बात बताता हूँ, सुने। इसको बताने से पहले, आप एक बेवकूफ़ ऑडिटर क्या करता है पता है? वो बोलता है यार मुझे वेरीफाई कराओ ये एक्सपेंस कैसे आया। आप लोग क्या करते हैं? जब बच्चा जाता है ना क्लाइंट पे, वो कहता है ये रिकॉर्ड हुआ हुआ, ये पे हुआ हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ हुआ, ये। अबे वो तो वो देख रहा है जो हो चुका है, और जो नहीं हुआ उस पर काम ही नहीं किया, तो वो कैसे पकड़ में आता है? रिस्क असेसमेंट। अभी देखो मैंने तुम्हें अभी पूरी एग्जाम्पल दी कि यार तुम रेंट एक्सपेंस यूं पकड़ सकते थे। तुम उसको बोलो भाईजान अब तुम्हारा सवाल चेंज क्या होगा? अब तुम देखो, अब जब तुम नॉलेजेबल ऑडिटर बन गए ना, मैं जाता हूँ क्लाइंट के पास ना, जब ऐसा कोई सीन होता है, अब ऐसी बात है मैं अपने सीनियर मैनेजर लेवल पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी बात सुन यार, तेरी ब्रांचेस कितनी है? उसने बोला भाई 410 हैं। मैंने कहा एक्सपेंस कितने का बुक हुआ हुआ है? बोला मतलब? अच्छा, उसको समझ आ गई बात कि ये आ गया सामने। तो मैंने लेजर में देखा ना कि 210 ब्रांचेस का हुआ हुआ है, तो मैंने कहा 210 ब्रांचेस का तुमने एक्सपेंस बुक किया हुआ, बाकी क्या है?
बोला अरे हाँ वो आकाश भाई वो अक्रूवल रह गया था, मैंने कहा करो फिर रह गया था तो कर लिया उसने, पर खुद घबरा गया ना वो, झूठ बोलने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें नॉलेज पे पता है कि ये एक्सपेंस होना ज्यादा चाहिए जबकि किया हुआ कम है। अगेन आप जब ऐसे जाओगे तो वो फिर कुछ भी नहीं सामने से बोल सकता, नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे पता है तेरा ऑपरेशंस क्या, मुझे पता है कि तेरा एक्सपेंस बढ़ना चाहिए जो कि तुमने बुक नहीं किया। बात समझ आती है? अच्छा जी सर प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है उस पर टैक्स भी, फिर वही वाली बात, कोई जवाब देगा? नहीं अब रेफर टैक्स तो अपनी जगह पर, हाँ 30% बचाने के लिए 70% माशाल्लाह, मतलब देखें वही वाली बात, हमने तो लिखा भी था, हमने सीखा भी था उस दिन, यही फजूल सवाल उस दिन भी आया था, ये कह रहे हैं सर एक्सपेंस बुक करो ताकि टैक्स बचे, वो 30% का टैक्स बचाने के लिए 70% का एडिशनल एक्सपेंस बुक कर रहा है, वही है ना बात। और पहली बात है कि जिसने FAR 2 नहीं किया हुआ तो टैक्सेशन टैक्स वाले के हिसाब से होती है, वो एड बैक करा देता है, बोलता है जब तक तूने पे नहीं किया मेरी नजर में ये एक्सपेंस नहीं है, बोलेगा निकलो यहां से, करते रहो माइनस, सही है, एक्सपेंस भी गया टैक्स भी गया, सही है। तो खैर वो अलग चीज है, पहले बताओ बात समझ आती है जी? नहीं उल्टा भी होता है, वो फैक्टर्स होंगे, जिस तरफ कहानी जा रही है ना उस तरफ जाना है। जैसे हमने अभी तो ऐसी बात है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सब वही, देखो मैनेजमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी ना कि वो अपना नुकसान करे, तो रिस्क हमेशा वो होता है कि कंपनी अपने फायदे में कर रही होगी, रिस्क हमेशा क्या होता है जो फायदे में। अभी देखो तुमने जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई है उसमें कंपनी ने सेल्स बढ़ाने की बात की हुई है, एक्सपेंसेस कम किए हुए हैं, वो सारी चीजें क्लियर है। तो अब प्रॉफिट कम होने का वो रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट था ना, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, बात समझ आ रही है, तो दोनों थे उसमें। चलें अब मुझे एक बात बताएं इधर प्लीज फोकस के साथ, FAR 1 वाली इस एग्जांपल पे आते हैं। चलें जी बच्चे बोल रहे हैं सर वो पीछे वाली हो गई, अब ये वाली बताएं। चलें जी आगे, डेटर डेज का फॉर्मूला याद है किसी को? सुनाओ। वाह यार वाह, हमने कहा ऊपर क्या रखेंगे, ये रिसीवेबल्स, सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो आपको ये बता रहा होता है कि पूरे साल की क्रेडिट सेल्स में से कितने पैसे फंसे रहे कितने दिनों में। तो आप जब ये प्लीज सुनिएगा, आप जब ये मल्टीप्लाई करा तो आपको आंसर मिला कि पिछले साल 45 दिन तक मुझे पैसे नहीं मिलते थे। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए फिर ऑडिट के पेपर में, ये खुद असेसमेंट होती है बगैर क्लाइंट से पूछे हुए कि मुझे पास होना चाहिए हिसाब किताब, मैं खुद चेक करूं। अच्छा अब मैंने कहा इस साल जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उस साल कितने दिन है। अच्छा आप सुनिएगा, कहने का मतलब यह है कि क्या आपने किसी क्लाइंट से पूछा या उसके फाइनेंशियल्स लिया खुद ही कैलकुलेट किया? अच्छा आपने देखा पिछले साल पैसे रिकवर हो रहे थे कितने दिनों में, अब कितने दिनों में? 75 दिनों में। मुझे ये लग रहा है सेल्स हुए जा रही है पैसे फंसे जा रहे हैं, नहीं यही बात समझ, सेल्स पैसे फंसे जा रहे हैं। अच्छा जब सेल्स हुए जा रही है पैसे फंसे जा रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वापस से सेल्स हुए जा रही है पैसे फंसे जा रहे हैं तो आपके डेज, अच्छा डेज बढ़े जाने का मतलब ये होता है कि कोई इनवॉइसेस हैं जो नहीं आ रही। तो देखो न्यूमरेटर में जमा होती जा रही है ना, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मतलब रिसीवेबल साइड, वो जमा होती जा रही है। जब ऐसा सीन हो तो आपको समझ आना चाहिए कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड। तो सर एक बात बताते हैं वैसे ही मोहब्बत में, सर यहाँ पे तो आपको ये भी नहीं पता कि कस्टमर बैंक करप्ट हुआ है, फिर भी रिस्क है। हाँ बिल्कुल है भाई, रिस्क को देखने का तरीका अलग है, रिस्क को देखने का नजरिया अलग है या नहीं है?
तो भाई एक रिसीवेबल पे रिस्क जगह जगह से आ सकता है। सर ये तो कोई सैलाब भी नहीं आया फिर भी आप रिस्क बोल रहे हैं, क्योंकि आपके डेज इंक्रीज हो रहे हैं। आपके बात समझ आ रही है? तो किसी सवाल में देखो ये काम यहां पे आता है, जो तुमने FAR 1 में किया है ना, उसकी एप्लीकेशन ये है कि अच्छा आप क्लाइंट के पास गए, आप पूछने का तरीका देखें। अच्छा एग्जामिनर अपनी इस औकात पे नहीं आया आज तक। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सवाल पूछेगा इस बार, क्योंकि मैं हमेशा नया कराता हूँ। मैंने आपको बताया ना 31 सेशंस होते हैं आखिर में। उसने ICAW में एक सवाल आया था, उसने रेशियो खुद निकाल के दे दी है। उसने बोला मुझे पता है ये रिस्क है। बच्चा बोलता है मैं तो तैयारी यहाँ तक करके आया था। वो बोल रहा बताओ इस पर पूछोगे क्या, इंक्वायरी क्या करोगे, वो इसके आगे। अच्छा वो ICAW में सवाल आया था, और ICAW के एग्जामिनर कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेश्चन वो था, क्योंकि बच्चा चलो एक तो प्रैक्टिकल पर पे कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच जाए, वो बोल रहा है मैं तेरे को ये दे दिया अब आगे जा, इंक्वायरी कर क्या करेगा, इंक्वायरी करोगे क्या करोगे। तो उस पर फिर आपने सवालात पूछने होते हैं। खैर अब मुझे बताओ जब तुम्हें ये नॉलेज होगी, आप क्लाइंट से जाके बेसिक एक आम जो आदमी बात करेगा, क्या आपके रिसीवेबल फंसे हुए हैं, मतलब उर्दू में अगर बात करें सिर्फ, क्या आपके रिसीवेबल्स की रिकवरी में मसला हो रहा है, तो क्लाइंट बोलेगा नहीं तो यार बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैंने कहा डेज तो तुम्हारे इतने हो गए। बोलेगा हाँ यार वो कुछ इन्वॉइसेज हैं फंसी हुई हैं, कुछ इन्वॉइसेज हैं। देखा जो कौन सी इन्वॉइसेज हैं वो निकालेगा। मैंने कहा चल प्रोवाइड कर, प्रोविजन करो, पहुंच गए टारगेट पर। ऐसे होता है। सवाल करो, इंक्वायरी खुद फंसेगा तुम्हें पता है, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होता वो तुम्हें बोलता कि यार नहीं सब सही चल रहा, तुम बोलोगे हाँ सही है, तुम इनवॉइसेस वेरीफाई करते, कहानी खत्म हो जाती। पर क्या हम ऐसे ऑडिट कर रहे हैं या टारगेटेड कर रहे हैं? जब मैंने उसको पकड़ा नहीं यहाँ पे, मैंने कहा भाई तेरे डेज तो देख कहाँ जा रहे हैं, कुछ इनवॉइसेस हैं जो फंसी हुई है मुझे पता है। बोलेगा हाँ यार कुछ हैं। मैंने कहा प्रोविजन किया हुआ उस पर? बोले नहीं। मैंने कहा करो भाई। मैं टारगेट पे पहुंच गया कि ये मसला है। तो क्या हमारा रिसीवेबल डेज इंक्रीज होने से क्या ये रिस्क है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ इनवॉइसेस जमा होती जा रही हैं और वो रिकवर नहीं हो रही हैं। तो सेल्स तो फॉर द ईयर होती है, बैलेंस शीट एज एड होती है, तो फॉर द ईयर सेल्स अपनी जगह आया जा रही है, पैसे फंसे जा रहे हैं, इसलिए डेज क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर तुम में से भी, मैं आपका सवाल लेता हूं, तुम में से कोई मुझे सुना दे, ऑनलाइन में लोग तुम लिख के बता दो, कोई वॉलंटियरली हैंड रेज करे बोले मैं सुनाता हूं इसका कि रिस्क कैसे लिखूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, सुनाओ। वेरी गुड यार। हाँ रिसीवेबल वाला डायरेक्ट बताओ। नहीं देयरफॉर नहीं, अभी शुरू यहां से करने दो, मैं थोड़ी हेल्प करता हूं। आई थिंक मैं यहां से शुरू करता, डेटर डेज have been increased from 45 to 75 days. There is a risk of overstatement of receivable and understatement of खत्म, आ गया रिस्क। बात समझ आई? इंफॉर्मेशन यही तो है, यही तो बताओगे कि रिसीवेबल डेज क्या हो गए, यहां से यहां पे आ गए, तो मुझे इसलिए रिस्क है कि ये पैसे रिकवर ना हो पाएंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने डेटेड डेज हैव बीन इंक्रीज बाय दिस टू दिस, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। वेरी गुड यार। अच्छा जी आपका सवाल था कोई? तो सेल्स भी तो बढ़ेगी। कैसा भाई का गेम है? तो सुनो, देखो उन्होंने कहा कि 30 तारीख को उनका सवाल रेलेवेंट था, और ये सवाल पेपर में नहीं आया इसलिए आज बता दिया। उनका सवाल ये था कि सर 30 तारीख को अगर बड़ी सेल हुई हो तो रिसीवेबल, तो नीचे सेल भी तो बढ़ेगी, तो वो 1 आ जाएगा आंसर उसका। सही है, कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड करके जितने का रिसीवेबल है उतने की, तो 1 आंसर आ जाएगा उसका। सिंपल, क्लियर है? तो वो वाला रिस्क नहीं है यहाँ पे, मतलब ये पूरी जांच पड़ताल के बाद भाई ने बनाया है। सही है इधर? खैर पर सवाल अच्छा था। सर अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस का मतलब ये हुआ ना कि प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पे बच्चों ने ड्राफ्टिंग बिल्कुल सही की है। चलें अब मुझे एक बात बताएं, इन्वेंट्री डेज का भी फॉर्मूला बता दें प्लीज, क्या था? सर आप कह रहे हैं COGS था नीचे
और इन्वेंट्री आ रही थी, ये आपको ये बताती है कि आपकी इन्वेंट्री कितने दिन आपके पास रहती है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू सीओजीएस। ऐसा है भाई, यही इंटरप्रिटेशन थी ना कि आपकी इन्वेंट्री कितने दिन आपके पास मौजूद रहती है बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सीओजीएस। ये हमने अभी फिनोमेना बना लिया, और मैं यहां पे ये वाली इंटरप्रिटेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि FAR 1 दे के आए हो, सही ना, खाली रिकॉल करवाया है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सीओजीएस फॉर द ईयर होती है, इन्वेंट्री, अच्छा अगर ये न्यूमरेटर इंक्रीज होता जाए, इंक्रीज होता जाए, इंक्रीज होता जाए, सीओजीएस अपनी जगह रहे, तो मेरे डेज, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि मेरी इन्वेंट्री फंस चुकी है और वो सीओजीएस में कन्वर्ट, लॉजिकल बात समझ आती है, पक्की बात है। चलें जी, यहां पे सर रीजन मेंशन करेंगे कि रिस्क फैक्टर क्यों है, रीजन ही तो मेंशन किया था, क्योंकि डेज पहले शुरुआत ही यहां से की थी, डेटर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 75, therefore there is a risk of an understatement of, इसको और अच्छा बयान करना हो तो this might be due to the entity is facing difficulty in recovery of its receivable। अगर इतनी अच्छी अंग्रेजी है, मतलब मैं तो कह रहा हूं वहीं तक रह लो जहां तक मिल रहे हैं, आगे जाना चाहो तो सही है, बता रहा हूं तुम्हें, हाँ वो तुम्हारा रिस्क होगा अपना, सही है। खैर मैं बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली देयर माइट बी अ केस दैट एंटिटी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ इट्स रिसीवेबल्स, लिख सकते हो। रिस्क फैक्टर फर्दर एक्सप्लेन करना होगा, नहीं नहीं देखो, रिस्क फैक्टर फर्दर एक्सप्लेन करने का आपका अपना रिस्क है, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने उतना सिखा रहा हूं जितना चाहिए। एक रिस्क के 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, डिपेंड करता है कि रिस्क की नेचर क्या है, सही है ना। आगे अब देखो, जैसे ये कह रहे हैं कि फर्दर रिस्क को बयान करें, मैं कहता हूं आप बिल्कुल रिस्क लें। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपने ये बता दिया कि मुझे रिकवरी ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है, अगर आप फर्दर बयान करना चाहते हैं तो फिर जो रेशो को बयान किया मैंने कि रिसीवेबल्स माइट बी पाइलिंग अप एंड एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ इट्स रिसीवेबल, कर लेना, तो लॉजिक तो दे रहा हूं ना, कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, इंसेंटिव देने के लिए खुद ही डेटर डेज बढ़ाए जाए तो याद है आपको एक सवाल भी दिया था मैंने क्विज में, अबे सवाल दिया था क्विज में जिसमें मैंने कहा था इंसेंटिव के लिए उसने ज्यादा दिनों के लिए उधार पे ये तो करवाया है, याद है ना, उसमें भी रिसीवेबल का रिस्क था। क्योंकि देखो एक और चीज सिखाता हूं, अगर आप किसी को, क्विज में ही था वो, अगर आप किसी को माल बेचें उधार पे और उसकी जांच पड़ताल ना करें तो आपकी रिकवरी के चांसेस, तो रिस्क, और रेदर देन मैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी इतनी रिजिड रखूं कि नहीं भाई पूरी चेक एंड बैलेंस के साथ तुम्हें वो दिया जाएगा उधार पे माल, तो मेरी रिकवरी के चांसेस, तो रिस्क कम हो जाता है। तो जब ऐसे सीन होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सर इंसेंटिव देने के लिए, मैंने कहा आओ भाई उधार पे ले जाओ, तो फिर मैं दुआ ही करूंगा, तस्बीह बैठ के पढ़ूंगा, बोलूंगा भाई पैसे आए तो आए वरना गए, तो रिस्क तो होता है ना, इंसेंटिव तो दिया है, सही है, मेक सेंस, पर देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ रिकवरी, क्लैरिटी है। चलें जी, एन इंक्रीज इन, सर डेटर वाला रीजन दोबारा बता दें, डेटर वाला रीजन अभी तो बताया हसीब, डेटर वाला रीजन ये है कि मैं अपने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा, एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ इट्स रिसीवेबल्स, सही है। अच्छा अब अगर इन्वेंट्री वाला रिस्क रिपीट करते हैं, जानी अभी तो बोला ही नहीं है कुछ उसमें, यहां पे खाली एरो बनाया था इधर। अच्छा ये प्लीज सुनिएगा, हमने इस फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन क्या की थी, जल्दी बताओ, कि कितने दिन लगते हैं इन्वेंट्री को सीओजीएस में जाने में, कितने दिन लगते हैं इन्वेंट्री को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मेरी सीओजीएस फॉर द ईयर है, इन्वेंट्री अपनी जगह मौजूद है, ऐसा ही है ना, इन्वेंट्री अपनी जगह मौजूद है, जब इन्वेंट्री अपनी जगह मौजूद है और सीओजीएस फॉर द ईयर में चार्ज होता है, मतलब इन्वेंट्री पाइल अप होती जा रही है और वो बिक नहीं रही है, और वो बिक नहीं रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले इन्वेंट्री कितने दिनों में बिक रही थी, अभी
तो इसका मतलब ये कि कोई इन्वेंट्री है जो इस रेशियो को खराब कर रही है, या तो वो ओल्ड हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, काम की नहीं है, तो उस पर एनआरवी लॉस बुक होना चाहिए। तो क्या नजूमी हो पता लगा या रेशियो से? कौन सा रेशियो? इन्वेंट्री डेज। बात समझ आती है? तो आप कहेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ एनआरवी लॉस, यानी अब वापस से इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 58 days. There's a risk of overstatement of inventory and understatement of NRV losses. बात समझ आती है? तो this is how it goes. सवाल देखा, सिचुएशन को परखा, लिखा, लिखना आ रहा है थोड़ा सा? तो यानी आज आप क्या बोलते हैं, आज जो मैं आपको सवाल दूं, अच्छा तो टाइम ज्यादा हो गया भाई, तो जज्बात में बह गया। इधर सुनो, मैंने कहा कि अगर आज मैं आपको सवाल दूं तो आज मैं टिक करने वाला नहीं दूंगा, लिखने वाला दूंगा। पक्की बात है? जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी, नॉन फाइनेंशियल भी होगी। नॉन फाइनेंशियल का मतलब अंग्रेजी, फाइनेंशियल का मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल। आपको वो अभी नहीं, अभी आप जब वो ग्रुप पे भेजेंगे ना तो आपको लाइव फीडबैक मिल रहे होंगे, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ग्रुप पे भेजेंगे आप पिक्चर, सही है? लाइव चेकिंग होगी, जलालत भी सामने होगी, शाबाशी भी सामने होगी। निकालने ही होंगे वो तो, वरना बता रहा हूँ ना, वैसा सवाल देगा, वरना डेज वेज निकाल के देगा, बोलेगा पूछोगे क्या, वो आगे सीखेंगे। सही, पहले रेस्ट सीखेंगे। दूसरे का नंबर नहीं मिलेगा ना। हाँ सही है, व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सही है, सवालात जैसे बच्चा कह रहा है बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप मर जाओगे सवाल कर करके, मैं नहीं थकूंगा, बहुत है। सही है, चलें।